Good evening, students. Let's we start the next topic, defining properties. Defining properties. Defining properties are those properties which are present in all the living organisms without any exception, but never in non-living things. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज उन्हें कहते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाए पर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ना हो, जैसे सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. देन फर्स्ट वन, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप पहले से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडन एंड श्वान. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सेल थ्योरी कब दी गई, तो आप देखिए 1838-39 में सेल थ्योरी दी गई है. And according to cell theory, cell is the smallest structural and functional unit of all the living organisms. Modern concept of cell theory was given by Rudolf Virchow, और इन्होंने एक टर्म दिया omnicellular, e-cellular. That is, every living cell is made up of pre-existing cell and it is possible only that cell division. यानी जितनी भी नई सेल्स हैं सब पुरानी सेल से बनती हैं. कैसे? आफ्टर सेल डिवीजन. इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर आएगा सेल. दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म, इसे हिंदी में उपापचय भी कहा जाता है. पहली चीज तो आप ये देखिए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग इनसाइड आवर सेल कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में दो स्टेप हैं. एक को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म ये ग्रीक टर्म है एना. इसका मीनिंग होता है अपवर्ड्स. और दूसरा है बॉलिज्म, इसका मतलब होता है चेंज. तो अगर हम कुल मिला के देखें तो ये अपवर्ड चेंज है. अपवर्ड चेंज मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक छोटी छोटी चीजें मिल करके कोई बड़ी चीज अगर फॉर्म करती हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा और उसे हम टेक्निकली एनाबॉलिज्म कहते हैं. दो या दो से अधिक. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस होगा. और फोटोसिंथेसिस जो है ये एक मोनोपोली है ग्रीन प्लांट्स की. फोटोसिंथेसिस की क्षमता सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही पॉसिबल है. और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कहां रिएक्शन होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी. क्या बनाएंगे? फॉर्म करेंगे ग्लूकोज को. रिलीज होगा क्या? ऑक्सीजन. और रीजनरेट होगा वाटर. ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. और बाई प्रोडक्ट है क्या? ऑक्सीजन. बाय ऑक्सीजन को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक चेंज जो कि सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है.
और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि एनाबॉलिज्म के बाद सेकेंड वन, उससे हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही आया है और ग्रीक टर्म है कैटा और इसका मतलब होता है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स और बोलिज मान चेंज होता ही है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता है जबकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। अगर हम कैटाबॉलिज्म को देखें तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, रिस्पायरेशन मिलेगा। रिस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है इन प्रेजेंस और absence of oxygen in carbon dioxide and water. After that, energy is generated. Respiration is a breakdown process, example of catabolism. Photosynthesis is a constructive process, example of anabolism. Anabolism and catabolism constitute the metabolism. These two reactions are simultaneous in our cell. ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस एक साथ होती हैं हमारे सेल में। और आप जानते हैं कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के साथ ही ये दोनों रिएक्शंस, आप देखिए कि जब छोटा बच्चा होगा तो उसमें एनाबॉलिज्म की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और रिस्पेक्टिवली कैटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती जाती है, एनाबॉलिज्म की स्पीड घटेगी और साथ ही साथ कैटाबॉलिज्म बढ़ती चली जाएगी। इसे हम दूसरे टर्म में एजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एजिंग में भी यही है कि लगातार आप देखिए कि एनाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज होगी और कैटाबॉलिज्म उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। और फिर ये कहते हैं कि आदमी एक दिन खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और तब हम उसे कहते हैं नेचुरल डेथ। और वो जो नेचुरल डेथ है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एनाबॉलिज्म बहुत कम हो गया है और कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में उसको लेते हैं, तो आप देखिएगा कि रिएक्शन तो लिविंग होगी बट द सिस्टम इज नॉन लिविंग। आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। Consciousness is another defining property. It is most obvious and technically complicated defining property. It is present in all the living organisms, including microorganisms. Consciousness का मतलब क्या है? अगर सीधे शब्दों में इसको देखा जाए तो इसका मीनिंग ये है रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं उन सभी में कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग माना ही नहीं जाएगा। स्टिमुलस तीन टाइप के हैं, फिजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी हैं और केमिकल भी हैं। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर। आप देखिए टेम्परेचर एक फिजिकल स्टिमुलस होता है, टेम्परेचर को एक फिजिकल स्टिमुलस हम बोल सकते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमको उसका भी एहसास होता है, टेम्परेचर कम होता है तो उसका भी एहसास होता है। ऐसे ही टेम्परेचर एक बात हो गई, चाहे वाटर हो, चाहे विंड हो, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, फिजिकल स्टिमुलस है। केमिकल स्टिमुलस खाने के अंदर आप जानते हैं कि अगर नमक हमारे खाने में ज्यादा हो जाए या एकदम न हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप देखेंगे कि हमको तुरंत उसका एहसास हो जाता है। और अगर कोई बायोलॉजिकली कोई व्यक्ति हमको पुकारता है या हम किसी को देख लेते हैं अपनी जान पहचान वाले को, तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बायोलॉजिकल स्टिमुलस में कंसीडर किया जाएगा।
आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है तो ना उससे हम लिविंग मानते हैं ना ही डेड, अदरवाइज उससे हम ब्रेन डेड कहते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज दोनों हो गई। इसमें कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये कॉन्शियसनेस या मेटाबॉलिज्म पॉपुलरली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। बट द मेन हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग इज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। According to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, about 1.7 to 1.8 million species are known so far. लगभग 17 से 18 लाख स्पीशीज नोन है, जिसमें से 5 लाख स्पीशीज प्लांट्स की हैं और लगभग 12 लाख स्पीशीज उसमें एनिमल्स की हैं। और एनिमल्स में सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्ट्स में आता है। प्लांट्स के सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म है, जिसमें लगभग 2.5 लाख स्पीशीज प्रेजेंट है। अब देखिए, लगभग 15,000 नई स्पीशीज वर्ल्ड वाइड पूरी वर्ल्ड में एक साल में डिस्कवर कर ली जाती है। तो रेट ऑफ न्यू डिस्कवरीज इज अबाउट 15,000 स्पीशीज पर ईयर। एंड जो बायोडायवर्सिटी है, the biodiversity of a region is depends on the climatic conditions. अब अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो ये इक्वेटर हो जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगी। जो रीजन प्रेजेंट होगा इक्वेटर पर, उसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन है और ये 0 से 20 डिग्री के एंगल तक होता है। यहां पर आप देखिए कि टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसीलिए सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती है। इंडिया का भी लगभग 90% रीजन ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। इस वजह से इंडिया में बायोडायवर्सिटी काफी ज्यादा है और वर्ल्ड वाइड इसकी रैंक जो है वो 8वीं रैंक है, क्योंकि ब्राजील की रैंक फर्स्ट है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट होते हैं, चाहे नॉर्थ या साउथ पोल, उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती चली जाएगी। यहां देखिए कि ये 20 से 40 डिग्री के एंगल पर ये आपको सब ट्रॉपिकल जोन मिलता है, सब ट्रॉपिकल जोन मिलता है। और यहां पर जो टेम्परेचर है वो बिटवीन 17 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ऐसे ही अगर हम और अधिक बढ़ते हैं आगे, तो ये आपको 40 टू 60 डिग्री के एंगल पर टेम्परेट जोन मिलता है और यहां पर टेम्परेचर और घट जाएगा बिटवीन 7 टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में 60 टू 80 डिग्री एंगल पर ये आपको मिल जाएगा आर्टिक जोन। आर्टिक जोन, और इस साइड पे आता है साउथ पोल पर एंटार्क्टिक जोन। और यहां डायवर्सिटी सबसे कम होगी और ये लेस देन 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहेगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायवर्सिटी घटती है बट स्टेबिलिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। इसके बाद आप देखिए कि जो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें चेंज होती चली जाती हैं। इसी की वजह से वहां की डायवर्सिटी घटती चली जाती है। सबसे अधिक डायवर्सिटी ट्रॉपिकल जोन में होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, और सबसे कम डायवर्सिटी आपको डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने को मिल जाएगी।
and after that our next topic is taxonomy. So let me start in next lecture. Thank you. Bye.